अब हम लोग यूरोप के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने देखा जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यूरोप सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सेकंड सेकंड लास्ट, अगर लास्ट से आप देखोगे, छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इससे छोटा सिर्फ कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो एरिया वाइज ये 6 नंबर पे आता है और पॉपुलेशन यूरोप की बहुत है, पता है। पॉपुलेशन वाइज ये 3rd नंबर पे आता है एशिया और अफ्रीका के बाद में। तो ये चीज़ तो याद ही रखनी है कि छठा एरिया वाइज 6 नंबर पे है और पॉपुलेशन वाइज 3rd नंबर पे है यूरोप। यूरोप के बारे में एक चीज़ और देखो, यूरोप जो है इसको अगर आप कॉन्टिनेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन मानोगे ना, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट की, महाद्वीप की एक सिंपल डेफिनेशन जो बोली जाती है वो कि वो लैंड मास, वो एरिया जो चारों तरफ से ओशन से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो। तो यूरोप तो घिरा नहीं है। यूरोप इधर यहाँ पर एशिया से कनेक्टेड है, तो इसलिए बोला जाता है एक बड़ा कॉन्टिनेंट है यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिला के। और उसी को दो हिस्सों में बांटा गया है, मतलब मान लिया गया है, क्योंकि एशिया से कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से यूरोप अलग है, तो इसलिए इसको बस मान लिया गया कि एक कॉन्टिनेंट है। वरना ज्योग्राफिकली ये चारों तरफ से घिरा नहीं है, ये 3 तरफ से घिरा है। देखो अगर आप इधर यहाँ पर, सॉरी, ऊपर ये नॉर्थ सी है, नॉर्वेजियन सी, ये है अटलांटिक, इधर है, इधर मेडिटेरेनियन सी है। तो 3 तरफ से अगर आप देखोगे तो ये ओशन से घिरा हुआ है, इस तरफ नहीं घिरा हुआ है, एशिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फिर से पहली चीज जो हर कॉन्टिनेंट में हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? बाउंड्री, बाउंड्री देखना उस कंट्री का, कॉन्टिनेंट का। तो पहले बाउंड्री बाउंड्री देख लेते हैं कि बाउंड्री पे क्या है और कैसे यूरोप एशिया से अलग है। अब मैंने ये बात बताई कि अगर यूरोप और एशिया लगभग में, मतलब इस तरफ ईस्टर्न साइड में मिले हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से एशिया से अलग है ये यूरोप। तो शुरुआत हम लोग इधर इधर से ही करेंगे, यहीं से, कि यहाँ पर है ये रूस के यूराल माउंटेन्स, यूराल पर्वत श्रृंखला। ये बाउंड्री बनाते हैं, बहुत पूछा जाता है इस वजह से कि एशिया और यूरोप की बाउंड्री कौन से माउंटेन्स बनाते हैं। ये रूस में है, तो ये यूराल, और अच्छा यहीं से ये रिवर बहती है यूराल, ये भी बाउंड्री बनाती है। तो मैं बाउंड्री बता रहा हूँ, कैस्पियन सी। फिर यहाँ पर कॉकासस रेंज है, ये बाउंड्री बनाती है। ब्लैक सी बाउंड्री बनाता है, ये आता है यहाँ पर, ऐसे आ गए आप। ये टर्की है यहाँ पर नीचे, टर्की का ऊपर यहाँ पर इस्तांबुल सिटी है, ये बाउंड्री बनाता है। फिर एजियन, इसके नीचे नीचे आप आ जाओगे, यहाँ पर एजियन एजेंसी है, ऐसे ऐसे आ जाओगे ये यहाँ पर। फिर भूमध्य सागर में आ गए, मेडिटेरेनियन सी। और इधर आ जाओगे आप इस तरफ से, यहाँ पर जिब्राल्टर की संधि है, ये बनाता है यूरोप की बाउंड्री, ठीक है। ये आइसलैंड को भी इसी में ले लेते हैं बस। तो ये बाउंड्री है। तो पहले तो कुछ बाउंड्री के नाम जो मैंने अभी इसमें मार्केट जो सबको मार्क करने हैं वो क्या है? यूराल माउंटेन्स, यूराल रिवर है वो, कैस्पियन सी, कॉकासस रेंज पर्वत श्रृंखला जो रूस में है, ठीक है, ये। फिर ब्लैक सी यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर जब आप हम आएंगे तो एक चीज को मैं थोड़ा नीचे और कर देता हूँ, ये देखो ऐसे दिखेगा सही से। यहाँ पर आप नीचे से ऐसे आ जाओगे एजियन सी के ऊपर, ऊपर ये वाला भूमध्य सागर हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं ये। इसके ऊपर यूरोप है, इसके नीचे ये अफ्रीका स्टार्ट है, ये। और यहाँ से ऐसे शुरू हो गया, ये पॉइंट जो है ये ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है, ये ऐसे डिवाइड करता है यहाँ पर, ये यहाँ पर जिब्राल्टर की संधि है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बहुत पूछी जाती है। ईस्ट यूरोप और अफ्रीका, नीचे अफ्रीका है, ऊपर ये यूरोप स्टार्ट है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी और जिब्राल्टर स्ट्रेट ये यूरोप को अलग करती है। तो ये बाउंड्री है इसकी, जो जो चीजें बाउंड्री पर है। एक तरफ अटलांटिक सी है, ऊपर यहाँ पर नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी, ये जो नॉर्थ सी है, ये वाला, ये सब नॉर्थ सी है, ठीक है। तो ये तो यूरोप की बाउंड्री हो गई। बाउंड्री से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इसके, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री देखने के बाद में एक बार इसके पॉलिटिकल मैप में भी देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका पॉलिटिकल मैप है, देखो पॉलिटिकल मैप में क्या है। रशिया जो है, रूस ऐसा कंट्री है जो दोनों कॉन्टिनेंट में, एशिया में भी और यूरोप में भी। यूराल माउंटेन्स मैंने बताया था कि जो यूराल माउंटेन्स यहाँ पर हैं, ऐसे आएंगे यूराल माउंटेन्स, उसके उधर वाला रूस एशिया में है, इसके इधर वाला रूस यूरोप में पड़ता है। फिर नीचे आ जाओगे ऐसे, यहाँ पर देखो ये वाला टर्की का, ब्लैक टर्की पूरा नहीं आता, टर्की का फिर से ये वाला हिस्सा,
यहाँ पर ऐसे आप आओगे जब, तो ये टर्की का ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे, ये सिर्फ टर्की का इस्तांबुल जो सिटी है। इस्तांबुल बहुत पूछा जाता है, कुस्तुनतुनिया पहले नाम था, इस्तांबुल जो है वो यूरोप का पार्ट है, बाकी का टर्की एशिया में आता है। ठीक है, फिर यहाँ से ग्रीक और इटली ये तो सब आता है, ये मेडिटेरियन सी, और फिर ये देखो स्पेन और पुर्तगाल ये सब यूरोप में है, जिब्राल्टर की संधि ये बनी हुई है यहाँ पर। तो ये तो इसकी बाउंड्री हो गई यूरोप की, जो आपको पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अच्छा अब देखो पहले एक पॉलिटिकल मैप में मैं एक चीज और बता देता हूँ, फिर हम लोग ज्योग्राफी वाली चीजें इसकी स्टार्ट करेंगे यूरोप की। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं, पता ही है। यूनाइटेड नेशंस जो है यूरोप के 44 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है, 44 देशों को रिकॉग्नाइज करता है। कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनको यूएन ने रिकॉग्निशन नहीं दिया है। ठीक है, कोसोवो जैसे कंट्री हैं, ये आगे भी देखेंगे, साइप्रस भी है उसमें ना, तो उनको अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है पूरा। तो 44 कंट्री हैं। यूरोप को समझने के लिए, यूरोप देखो एरिया वाइज छोटा है, कंट्री बहुत सारे हैं, तो आप कैसे इनको याद रखो, तो सबसे अच्छा चीज यही है, आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। 4 पार्ट कौन कौन से हैं देखो, ये है नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी भाग यूरोप का। ये है पूर्वी भाग, पूरा ये ईस्ट, ये ग्रीन और ब्लू वाला जो है ये पूर्वी भाग है, ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्टर्न यूरोप। ऊपर नॉर्थर्न यूरोप। ठीक है, ये येलो वाला जितना भी है ना बिल्कुल नीचे वाला, ये साउथ वाला पार्ट है, येलो वाला साउथ, सदर्न दक्षिणी भाग। और फिर इधर वाला इंग्लैंड को मिलाकर ये सब, ये वाला जर्मनी फ्रांस ये सब क्या है, पश्चिमी पार्ट है, वेस्ट। तो 4 हिस्सों में आप बांट सकते हो इसको, यूरोप को समझने के लिए, और ऐसे ही आपको याद भी रहेगा। देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, 4 पोर्शन में अगर आप बांट के देखोगे तब यूरोप के कंट्रीज आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कहाँ पर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत है यूरोप। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप मैप देख रहे होगे जो भी, उसको भी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि इतने सारे कंट्रीज इसमें। ठीक है, तो हम ऐसे ही इनको देखेंगे, एक एक कंट्री के बारे में, मतलब एक एक जो पार्ट है इसका उसके बारे में हम देखते चले जाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ के बारे में। ठीक है, कंट्रीज तो लिख ही लेना, 44 कंट्रीज हैं यूरोप में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। तो हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट से, ये वाले नॉर्दर्न पोर्शन से शुरू करते हैं, ऊपर ऊपर वाले हिस्से से। ठीक है, आओ देखो, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप एक साथ में देखते रहना है, तब आपको आइडिया रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पर नॉर्थ पोर्शन ये मैंने बनाया था, ये वाला बनाया था, उसमें नॉर्वे था, स्वीडन था, फिनलैंड था, डेनमार्क था, और ये यहाँ पर आइसलैंड था। ये कंट्रीज थे, इतने इतने कंट्रीज थे नॉर्थ रीजन में, ये वाले नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ये कंट्रीज। इनके बारे में हम लोग देखते हैं पहले सिर्फ। ठीक है, याद रखना है। और उनमें से एक वर्ड और हमें याद रखना है यहाँ पर, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। एक पेनिनसुला है पठार, पठार का मतलब देखो फिर से, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब क्या है, जो 3 तरफ से ओशन से घिरा हो। तो ये हिस्सा देखो, नॉर्थ सी, अटलांटिक और फिर यहाँ पर नॉर्वेजियन सी, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसलिए इस पूरे एरिया को, पठार को स्कैंडिनेविया बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। कहीं कहीं पर नॉर्डिक वर्ड यूज किया जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज, तब भी आपको पता रहना है। उसमें फिनलैंड काउंट नहीं किया जाता, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 ये स्कैंडिनेविया की कंट्री है। ठीक है, लेकिन अगर प्योर स्कैंडिनेवियन पठार को देखना है तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क बस ये आते हैं, फिनलैंड भी नहीं आता, आइसलैंड भी नहीं आता। ठीक है, तो स्कैंडिनेविया वर्ड आपको याद रखना है, स्कैंडिनेवियन पठार कहाँ पे। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं, स्कैंडिनेविया के बारे में। पहली चीज ये देखो, यहाँ पर आते हैं स्कैंडिनेविया, ये है स्कैंडिनेविया, ऊपर है ना, ये है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, और इसी की वजह से इसको नाम मिल गया है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। ठीक है, तो नॉर्वे है, ये यहाँ पर स्वीडन है, और ये इधर फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो देखते हैं हम लोग पहली चीज स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में, और ये सबको पता भी होता है जो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है ये ह्यूमन इंडेक्सेस में बहुत टॉप पे रहते हैं। यहाँ पर जो सोशल डेमोक्रेसी है, मतलब इन लोगों ने
अपने देश में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों पर बहुत ध्यान दिया है। और इसलिए जब भी आप कभी कोई इंडेक्स देखते हो ना, कोई सूचकांक देखो, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रसन्नता वाला सूचकांक, पीस इंडेक्स, हमेशा स्कैंडिनेविया के कंट्री जो टॉप पे होंगे, नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा, फिनलैंड होगा, ये सब टॉप पे रहते हैं आपको। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एडवांस्ड है स्कैंडिनेवियन देशों में। नॉर्वे जो है पहला देश यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, नॉर्वे। नॉर्वे नॉर्वे के इधर ये नॉर्वेनियन सी है, ठीक है, कैपिटल ओस्लो है नॉर्वे की, सबको पता भी होगी नॉर्वे के बारे में। ठीक है, नॉर्वे के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज अगर कभी पूछी जाती है तो पूछ ली जाती है। यहाँ पर एक आइलैंड है, इसमें बना नहीं हुआ, मैप में सबके बना होगा, स्वालबर्ड करके, स्वालबर्ड आइलैंड बना होगा, यहाँ पर सबको मार्क कर लेना है। यहाँ ये नॉर्वे के कंट्रोल में है। यहाँ पर इंटरनेशनल सीड बैंक है। सीड बैंक मतलब बहुत सी प्रजातियों के जो अनाज है उसकी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की प्रजातियों के, सबके ज्यादातर सीड्स जो हैं, अनाज, खाद्यान्न, जितनी जितनी भी वैरायटी का है, उसको प्रिजर्व किया गया है इस जगह पर, स्वालबर्ड में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंटरनेशनल सीड बैंक कहाँ पर है, और या तो ये स्वालबर्ड आइलैंड किस कंट्री के कंट्रोल में है या किस ओशन में है, अटलांटिक का पार्ट है या सीधे सी पूछ लेते हैं नॉर्वेजियन सी में। ठीक है, तो स्वालबर्ड हमें पता होने चाहिए इसके बारे में। नॉर्वे के बाद में हम आते हैं स्वीडन। ठीक है, स्वीडन फिर से स्कैंडिनेविया का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री। स्वीडन में देखो, ये यहाँ पर लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्वे और स्वीडन की, सॉरी स्वीडन की लेक्स। देखो ये दो लेक्स इसमें बनी होंगी, आपके मैप में बनी होंगी और दिख जाएंगी। लेक वेनरन, ये बहुत पूछी जाती है, फिर से इंपॉर्टेंट एक लेक आ गई, मार्क करना है सबको, स्वीडन की लेक, लेक वेनरन। नॉर्वे और स्वीडन ये दोनों देखो बहुत ऊपर जा रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो अक्षांश रेखाएं ऊपर जा रही हैं यहाँ, मतलब ये दोनों एरिया जो हैं ये टैगा और टुंड्रा क्लाइमेट में पड़ते हैं। जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ी है उसको ये चीज पता होगी। जैसे ही आप अक्षांश रेखा में ऊपर जाओगे ना, वहां पर ठंड बढ़ती चली जाएगी, मतलब ये ध्रुवों के पास में, पोल्स के पास में है, इसलिए यहाँ पर टैगा और टुंड्रा क्लाइमेट होती है। ठीक है, और ये क्लाइमेट जो है ये अपने कोनीफेरस फॉरेस्ट के लिए, शंकुधारी वनों के लिए फेमस है। लकड़ी का बहुत उत्पादन होता है, टिम्बर का बहुत उत्पादन होता है, इसलिए इन कंट्रीज में भी, ये कंट्री भी बड़ी बड़ी फर्नीचर कंपनीज आप देखोगे नॉर्वे स्वीडन की कंपनीज होती हैं, तो भी यहाँ पर कोनीफेरस फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं। स्वीडन के बारे में क्लाइमेट जरूर वहां पर कहीं पे लिख लेना, टैगा और टुंड्रा क्लाइमेट यहाँ पर होती है। टैगा नीचे होती है, टुंड्रा बिल्कुल ऊपर होती है, पोल्स। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट, ये एक बे है, खाड़ी है। ये खाड़ी जो है इसको बोथनिया की खाड़ी बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है गल्फ ऑफ बोथनिया, फिर से बहुत पूछी जाती है। गल्फ ऑफ बोथनिया किन देशों के बीच में है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, ये बोथनिया की खाड़ी स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोथनिया की खाड़ी को लेकर, किन दो देशों के बीच में। फिनलैंड में आते हैं। फिनलैंड के बारे में एक चीज, फिनलैंड जो है इसको कंट्री ऑफ लेक्स बोलते हैं। नहर, लेक्स मतलब झीलों का देश, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं। ये जो आइस है ऊपर से मेल्ट होती है, जब आर्कटिक की आइस, बर्फ जो है मेल्ट होती है, तो यहाँ पर बहुत झीलें बनाती है, इसलिए ये वर्ड याद रखना है फिनलैंड के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ लेक्स या झीलों का शहर। किस देश को बोला जाता है? वो फिनलैंड है। जैसे इंडिया के बारे में सबको पता होगा, सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? उदयपुर को। बहुत सारी लेक्स, फेमस लेक्स भी हैं उदयपुर, तो इसलिए फिनलैंड के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद इधर आते हैं हम लोग, यहां पर ये जो पानी है ये वाला, इधर यहां पर देखो, यहां पर एक ये जो पानी है इसको बोलते हैं रीगा, गल्फ ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी, ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है। ये फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, गल्फ ऑफ रीगा, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में खाड़ी, इंपॉर्टेंट खाड़ी है, फिर से याद रखनी है सबको, मार्क कर लेनी। ये अब यहां पर आ जाता है बाल्टिक सी, फिर से बहुत फेमस सी है बाल्टिक सी, ये वाला। अच्छा, ये जो बाल्टिक सी हुआ, ब्लैक सी है, इनके बारे में क्वेश्चन और अच्छा बनता है कि इनके
चारों तरफ देश कौन कौन से हैं। तो फिर से आपको ये चीज याद रखनी है, मार्क कर लेनी, मतलब मार्क तो नहीं करनी है लेकिन देखते रहना है तो याद हो जाएगा कि बाल्टिक सी के आसपास कौन से कंट्रीज है। इन इन तीन देशों को, इस्टोनिया, लत्विया और लिथुनिया, इनको बाल्टिक नेशंस बोला जाता है। जैसे उसको उनको उन तीन को नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, ऐसे ये तीन कंट्री इस्टोनिया, लत्विया और लिथुनिया, ये क्या है, बाल्टिक नेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक सी देखो ऐसे ये ऐसे गिरा हुआ, ये नॉर्थ सी से कनेक्ट, यहाँ पर ऐसे जाओ, ये डेनमार्क के आइलैंड्स हैं बहुत सारे। बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, इधर नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक कैनाल बनाई गई है। जैसे फेमस स्वेज कैनाल है, हम लोग पढ़ते हैं, वह उतनी ही फेमस ये कैनाल है, इसको कील कैनाल बोलते हैं, कील कैनाल, KIEL, कील कैनाल, जो जर्मनी में है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, नाम पूछते हैं किस कंट्री में है, और नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट कौन करता है, कौन सी कैनाल कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये कील कैनाल है जो बाल्टिक और नॉर्थ सी को आपस में जोड़ती है। बस इतनी चीजें हमारे हो गई, फर्स्ट पार्ट जो नॉर्थ वाला हिस्सा हमने पढ़ा उनके बारे में, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग दूसरा हिस्सा देख लेते हैं इसका। दूसरा हिस्सा देखो, ये वाला, ये नॉर्थ वाला हो गया, यहाँ पर इतना वाला हिस्सा हमने देखा, और कोई बहुत ज्यादा वैसी चीजें नहीं है जो आप मार्क करनी है हमें, कंट्रीज के नाम बस याद रखने हैं ये वाले। अब हम दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, दूसरा हिस्सा पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन सा, इधर वाला ईस्टर्न हिस्सा ही पढ़ लेते हैं, ये वाला। एक चीज, अच्छा पहले पॉलिटिकल चीज है, फिर से सबको पता पता होनी चाहिए, ये ईस्टर्न हिस्सा उन देशों का बनाया गया है जो देश पहले रूस के इन्फ्लुएंस में थे या सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में थे। सबको पता है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 45 तक, 39 to 45, उसके बाद में क्या हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हो गया, शीत युद्ध। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। अमेरिका डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता था, फ्री मार्केट को, मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देता था। सोवियत यूनियन क्या था, कम्युनिस्ट कंट्री था, क्लोज्ड इकोनॉमी करता था, को बढ़ावा दे रहा था, वो स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, केंद्रीकृत पंचवर्षीय योजना बना बना के काम करता था। तो वो देश जो रूस के प्रभाव, सोवियत यूनियन के प्रभाव में आए, वो सब ये वाले देश हो गए, ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। और वेस्ट कंट्रीज, उधर वाले जो कंट्रीज हैं वो सब यूएस के प्रभाव में थे, डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे ये वाले, इसीलिए इनको ये ईस्टर्न बोल दिया गया, नाम भी दे दिया गया, ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज। तो याद रखना है इनके बारे में। इनमें से काफी सारे कंट्री, तो जब सोवियत यूनियन इतना बड़ा देश था, देखो सोवियत यूनियन का जब 1999 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है, डिसइंटीग्रेशन, तो उसमें 15 कंट्री बने, 14 प्लस रशिया, रूस को मिलाकर, तो 15 कंट्री टोटल बने उस सोवियत यूनियन से। उसी में से ये सब थे, इस्टोनिया, लतिवा, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, और फिर नीचे आ जाएंगे अजरबैजान, जॉर्जिया, और फिर एशिया वाले कंट्रीज आ जाएंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब 15 कंट्रीज बने। तो ये चीज याद रखना है कि ईस्टर्न हिस्सा जो था वो कम्युनिस्ट प्रभाव में था पहले। ईस्टर्न हिस्से के बारे में कुछ ज्यादा चीजें है नहीं जो ज्योग्राफिकली हमें मतलब पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी जो जो चीजें हैं हम लोग देखते हैं इसमें। चलो ये देखते हैं इसके इनके बारे में। पूर्वी हिस्सा देखो, यहाँ पर ये यूराल माउंटेन्स था, यहाँ पर ईस्टर्न हिस्से रूस से हम शुरू करते हैं। ये रिवर एक है वोल्गा, मार्क करनी है सबको, यूरोप की लार्जेस्ट रिवर, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा। वोल्गा नदी रूस में ही बहती है, और ये यहाँ पर आके ये कैस्पियन सी में गिर रही है, बहुत पूछा था इसके बारे में। वोल्गा लार्जेस्ट रिवर यूरोप की कौन सी है, कहाँ पे गिर रही है, कहाँ पे फॉल हो रहा है इसका, ठीक है। तो वोल्गा रिवर हो गई। इसके बाद आते हैं हम लोग यूरोप में, कंट्रीज के बारे में तो कोई और तो है नहीं, जो कुछ कुछ चीजें हमें मार्क करनी है वही कर लेते हैं हम लोग। इधर आ जाते हैं, देखो इधर आओगे तो यहाँ पर ब्लैक सी है, जो बाउंड्री बनाता था, हमने पहले लिखा था कि ब्लैक सी क्या है, यूरोप और नीचे एशिया है, उसके बीच में बाउंड्री बनाता है। ब्लैक सी में ही एक ये आइलैंड है, ये छोटा सा, जिसको क्रीमिया बोलते हैं। क्रीमिया बहुत न्यूज में है, सबको पता है, यूक्रेन की लड़ाई को चक्कर,
के को लेकर, रूस ने क्रीमिया पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। ये है यहाँ पर, ये क्रीमिया है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो खाड़ी है इसका नाम देखो, सब लोग सबके मैप में दिया होगा, कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च की खाड़ी, कर्च की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये पूछा बहुत जाता है, स्ट्रेट ऑफ कर्च क्या करती है, यूक्रेन को क्रीमिया से अलग करती है। ये पानी जो बीच में है ये वाला कर्च की खाड़ी यूक्रेन को क्रीमिया से अलग करती है, या इसको ऐसे भी बोल देते हैं सी ऑफ अजोव को, ये अजोव सागर है को ब्लैक सी से जोड़ने वाली खाड़ी कौन सी है, स्ट्रेट ऑफ कर्च। मार्क करना है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्च की खाड़ी जो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है। इसी में आकर देखो, ये ब्लैक सी में आकर एक रिवर गिर रही है और ये है डनाइपर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, और अभी के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूक्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, उसमें जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, वो डनाइपर के किनारे, तो इसलिए ये रिवर भी बहुत पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट हो गई यूक्रेन की वजह से। यूक्रेन की इंपॉर्टेंट रिवर है और ये जाके ब्लैक सी में गिरती है। नेक्स्ट चीज इसके बारे में देखो, यहां पर ये माउंटेन्स हैं, यहां पर देखो सबको मार्क करने हैं, ये है कारपेंथियंस माउंटेन्स, ये सबके मिल रहे होंगे, ये वाले कारपेंथियंस माउंटेन्स। ये हमारा ईस्टर्न हिस्सा जो है, ये वाला यहाँ पर देखना सब लोग नीचे, कारपेंटियंस माउंटेन्स, ये रोमानिया बुल्गारिया ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एक माउंटेन श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, जिसको हमें मार्क करना है कारपेंटियंस के नाम से। माउंटेन रेंज, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, मार्क कर देनी है हमें ऐसे, ठीक। ये ईस्टर्न हिस्से के बारे में हो गया। थोड़ा सा नीचे हम और आते हैं, यहाँ पर देखो इस तरफ, यहां सही से दिखेगा ये चीज, देखो यहां पर मैं बना के बताता हूं, यहाँ पर ये टर्की है, इसका मैंने अभी बताया, ये यहाँ पर इस्तांबुल है, ये वाला ग्रीन हिस्सा, ये वाला इस्तांबुल है, इस्तांबुल। टर्की मैंने बताया एशिया में आता है, इस्तांबुल यूरोप में आ जाता है। ये जो पानी ये यहाँ पर है, ये स्ट्रेट, टर्की और इस्तांबुल अलग है, यहाँ पर एक छोटी सी खाड़ी है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो, नाम मैं लिख देता हूं, बोनाफासियो, स्ट्रेट ऑफ बोनाफासियो। यहां पर उल्टा हो गया थोड़ा, यहां पर लिख देंगे हम लोग बॉस्फोरस की खाड़ी, बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। बॉस्फोरस क्या करता है, टर्की और इस्तांबुल को अलग करता है, ठीक है। और या तो ये ऐसे पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है बॉस्फोरस की खाड़ी, और अभी के वॉर में तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है, हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज में आती है कि रूस अपने जो टैंक्स हैं, जो सॉरी शिप्स हैं, वो कहाँ, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से ही लेके आता है यहाँ पर यूक्रेन को घेरने के लिए। और ये यहाँ पर एक छोटा सा सागर है जिसका नाम है मरमरा सी, सी ऑफ मरमरा, नाम लिखा होगा सब लोग अपने मैप में देखेंगे तब, मरमरा सी। तो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस क्या करती है, ब्लैक सी और मरमरा सी को जोड़ती है, मरमरा सी और ब्लैक सी को जोड़ती है, या फिर ऐसे बोल देंगे इस्तांबुल और तुर्की को अलग करने वाली स्टेट कौन सी है, बॉस्फोरस की खाड़ी। दुनिया में जो कुछ बहुत फेमस खाड़ियां हैं उनमें से एक है ये बॉस्फोरस की खाड़ी। कि अगर आपको ब्लैक सी का एक्सेस चाहिए, देखो समझना है इस चीज को, लड़ाइयां किस किस वजह से हो रही है, अगर आपको ब्लैक सी का एक्सेस चाहिए, ब्लैक सी में जाना है, तो एक ही रास्ता है सिर्फ, और वो है ऐसे जाके बॉस्फोरस की खाड़ी से होकर जाना। इसलिए एक दो और खाड़ियां जो हम आगे पढ़ेंगे एशिया में, मलक्का स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट, वैसे उतनी इंपॉर्टेंट ये खाड़ी है बॉस्फोरस की खाड़ी। दोनों ओशन याद रखने हैं, ब्लैक सी मरमरा सी को जोड़ती है और इस्तांबुल और टर्की को अलग करती है। अब उसके नीचे यहां पर आएंगे, देखो ये ग्रीक है, ग्रीस, इस मैप में से ही बना होगा ग्रीक्स, यहां पर ये देखो, ये ग्रीस है यहां पर, और ये यहां पर टर्की था, और ये यहां पर एजेंसी है। एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एजेंसी फिर से बहुत पूछा जाता है, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीस को टर्की से अलग करने वाला, ये एशिया से अलग करने वाला सी कौन सा है, एजेंसी। एजेंसी में बहुत वॉर हुए हैं, एथेंस, ग्रीस और पर्शिया के जो वॉर होते थे,
पुराने टाइम में एथेंस को लेकर वो जितने वॉर होते थे यहाँ पर होते थे एजेंसी में। अगर किसी ने 300 मूवी देखी, 300 मूवी 2 पार्ट बने थे पर्शिया और एथेंस की लड़ाई के, तो वो सब एजेंट वॉर कहलाते हैं क्योंकि एजेंसी में वो वॉर होते थे। इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। ग्रीस के इस साइड में है आयोनियन सी, ये भी मार्क कर देना है हमको। ग्रीस के इस साइड में आयोनियन सी है और ऊपर ये है एड्रियाटिक सी। आयोनियन सी, आयोनियन सी क्या करता है, देखो ये यहां पर इटली है, इटली ऊपर, और इधर है ग्रीस। इटली को ग्रीस से अलग करने वाला ओशन कौन सा है, आयोनियन सी। फिर से इंपॉर्टेंट नाम फिर से मार्क करना है सबको, इटली और ग्रीस के बीच का। या ऐसे भी बोल देते हैं यहां पर, ये इटली पूरा है, इटली और यहां पर क्रोएशिया। इसमें देखना फिर से मैप में, पॉलिटिकल मैप में देखो समझ में आएगा। यहां पर ये इटली है, इटली को ये कंट्री जो है जिनको बाल्कान कंट्री बोलते हैं, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इनको इनसे अलग करने वाला ओशन कौन सा है, एड्रियाटिक सी। और यहां पर हमने अभी लिखा था आयोनियन सी, मार्क किया था आयोनियन सी। तो ये इटली को ग्रीस वाले इस पोर्शन से अलग करती हैं, और इधर एजियन सी है जो ग्रीस को टर्की और इससे अलग करता था यहाँ पर। तो ये 3-4 ओशन इधर आ जाते हैं हमारे ईस्टर्न और सदर्न साइड में, जो आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग एंट्री करते हैं मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में, फिर से इधर से आते हुए मेडिटेरेनियन सी। यहां पर एक आइलैंड है, मार्क करना है सबको, माल्टा। माल्टा आइलैंड मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। ये यूरोप का सबसे नॉर्दर्न पार्ट माना जाता है, सबसे दक्षिणी भाग। माल्टा यूरोप में आता है, इसलिए पूछ लेते हैं यूरोप का सबसे दक्षिणी भाग है वो कौन सा है, माल्टा आइलैंड। ठीक है, माल्टा एक कंट्री भी, इंडिपेंडेंट कंट्री है माल्टा, छोटा सा आइलैंड है भूमध्य सागर में। सीधे नाम पूछ लेते हैं, माल्टा किस ओशन में है स्थित है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी अलग से बिल्कुल एक साइड है, वो मैं भी दिखाता हूँ भूमध्य सागर की, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज हैं वो अलग से हम लोग देख लेंगे मेडिटेरेनियन सी। इसके बाद हम लोग इस साइड में आते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पर इनके बारे में बता दूं, ये देखो ये बहुत सारे कंट्रीज हैं यहाँ पर, छोटे छोटे कंट्रीज हैं यूरोप में, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, कोसोवो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीक के ऊपर वाले ये सर्बिया, ये सब मिला के। इन कंट्रीज को बाल्कान कंट्रीज बोलते हैं। बाल्कनाइजेशन एक प्रोसेस, पता है द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे ये सिर्फ एक कंट्री था, इसको यूगोस्लोवाकिया के नाम से जानते थे, लेकिन उसके बाद इसके इतने टुकड़े हुए, जो अलग भाषा बोलता था वो अलग हो गया, जो अलग एथनिसिटी का था, अलग नस्ल का था, वो अलग हो गया। तो कंट्री छोटे छोटे बनते चले गए यहाँ पर, बहुत सारे कंट्री। इसलिए एक टर्म बहुत फेमस हो गया, बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन वर्ड बोला जाता है जब किसी देश के बहुत सारे टुकड़े हो जाए। ठीक है, जैसे जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए, जबकि शुरुआत में अंग्रेजों ने एक ऑफर और दे रखा था कि अगर कोई राजा एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते वो भी कर सकता है। तो ये बात चली थी कि भारत का भी बाल्कनाइजेशन करने वाले हैं अंग्रेज, छोटे छोटे देश बन जाएंगे। लेकिन फिर वो ऑप्शन खत्म कर दिया गया कि सिर्फ 2 कंट्री बनाए जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो, यहाँ पर बाल्कनाइजेशन हो गया, इस वर्ड को बोला जाता है। बाल्कान पठार है, प्लेट्यू है, इस वजह से ये नाम पड़ गया बाल्कनाइजेशन। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस साइड में इटली में। ये इटली है, इटली का ये एक आइलैंड है सिसिली, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड सिसिली, और ऊपर ये इटली है पूरा अपना, इटली का ये आइलैंड है। माउंट एटना और माउंट वेसुवियस, दो बहुत फेमस जो वॉल्केनो है। सिसिली में एटना है, दिख रहा होगा सबको मैप में अगर आप उसमें देखोगे, वरना यहाँ पर लिख लेना है। एटना और वेसुवियस ये दोनों इटली के बहुत फेमस वॉल्केनोज हैं, ज्वालामुखी, खूब पूछे जाते हैं। इटली के अंदर एक एक बड़ी माउंटेन रेंज है, एपेनाइन करके। फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, इटली की माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, एपेनाइन। हमने अभी तक 2 माउंटेन ही मार्क किए हैं, 3 मार्क किए हैं, एक तो कार्पेंथियन, दूसरा एपेनाइन आया, तीसरा इधर यूराल पर्वत था जो ऊपर इधर मार्क किया था, जो बाउंड्री बना रहा था। तो एपेनाइन पर्वत श्रृंखला कहाँ है, इटली में है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस तरफ, देखो
तो ये दो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, मार्क करने हैं हमें फिर से। ऊपर है ये, ऊपर है ये कोर्सिका, कोर्सिका, और नीचे है सर्दीना, सर्दीना आइलैंड, कोर्सिका और सर्दीना। और बीच में खाड़ी जो है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो, बोनाफासियो। ये दोनों आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी के अंदर स्थित है। कोर्सिका ऊपर है, सर्डिनिया नीचे है, और बोनिफासियो की खाड़ी इन दोनों आइलैंड को अलग करती है। कोर्सिका आइलैंड बहुत फेमस है, नेपोलियन यहाँ पे हारा था और लास्ट में नेपोलियन की डेथ हुई थी कोर्सिका आइलैंड में, यहीं पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरलू का, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था 1815 में, 1815 में नेपोलियन जब हारा था तो यहीं पे कोर्सिका में आके छिपा था, यहीं डेथ हुई थी उसकी। कोर्सिका आइलैंड बहुत ये दोनों आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों के बीच की स्टेट, कभी कभी सीधे पूछ लेते हैं ये दोनों आइलैंड किस ओशन में है, तो आपको याद रखना है ये वाला भूमध्य सागर। ठीक, इस तरफ आ गए हम भूमध्य सागर से निकल के ईस्ट तरफ में, और यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो एक बहुत फेमस स्ट्रेट है जो मैंने अभी फिर से बोली थी, और फिर से मैं मार्क करने के लिए बोल रहा हूँ। कोर्सिका सर्डिना ये हो गए, इस साइड में आएंगे, यहाँ पर फिर से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की खाड़ी। जिब्राल्टर की खाड़ी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ऊपर यूरोप है, नीचे क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका से अलग करती है। या इसको ऐसे पूछते हैं, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करता है। यूरोप की साइड में कौन सा कंट्री, स्पेन, और अफ्रीका की साइड में मोरक्को, तो इनको भी सेपरेट करता है। या ऐसे भी बोल देंगे, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी और इधर है अटलांटिक, अटलांटिक को कनेक्ट करता है। तो देखो 3-4 क्वेश्चन स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से ही बनाए जा सकते हैं कि किन दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है, किन दो देशों को अलग करता है, और किन दो ओशंस को कनेक्ट करता है या सेपरेट करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की खाड़ी। जिब्राल्टर हो गई। इसके बाद इस जगह को, यहां पर एक चीज लिख लेंगे, यहां पर हम आए तो यहीं पर लिख लेते हैं, स्पेन और पुर्तगाल, ये यहां पर ये एक अलग पठार बनाते हैं, इनको आइबेरियन प्लेट्यू बोला जाता है, आइबेरियन प्लेट्यू। पेनिनसुला भी है, प्रायद्वीप भी है, एक दो तीन तीन, तीन तरफ से, तो आइबेरियन प्रायद्वीप भी बोला जाता है। आपको याद रखना है फिर से, आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन से कंट्री आते हैं, दो कंट्री, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल। यहां पर एक और माउंटेन रेंज बनी होगी के पास में, और वो माउंटेन रेंज है पायरीन। देखो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज इसी में, इसमें बनी है, इसी में दिखा देता हूँ। ये पायरीन माउंटेन रेंज, ये एपेनाइन हो गई, ये पायरीन हो गई। अगर आप देखोगे ना तो ये हर दूसरे तीसरे साल यूपी पीसीएस या आरओ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये नाम ऐसे हैं, एपेनाइन, पायरीन, पेनाइन रेंज कहां पर है, किसको सेपरेट कर रही है। पायरीन रेंज फ्रांस ऊपर है और नीचे है स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, पायरीन। इंपॉर्टेंट रेंज है फिर से, क्योंकि ये बाउंड्री बनाती है। जो भी पर्वत श्रृंखला या माउंटेन बाउंड्री बनाते हैं किसी भी देश के बीच में, या जो भी रिवर बाउंड्री बनाती है, नदी सीमा रेखा पर बहती, वो ऑटोमेटिकली बहुत काम की हो जाती है। तो वैसे ये पायरीन रेंज है जो फ्रांस और स्पेन के बीच की बाउंड्री बनाती है। ऊपर यहां पर देखो गल्फ ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, ठीक है, स्पेन और फ्रांस की, ऊपर फ्रांस है, ये है स्पेन के बीच में। और यहां पर फ्रांस के इस साइड में गल्फ ऑफ लायन, यहां पर बनी नहीं है, सबके एटलस में बनी होगी, लायन की खाड़ी ये वाली है, गल्फ ऑफ लायन। तो फ्रांस के दोनों तरफ, फ्रांस के इधर और इधर दोनों खाड़ियां, इधर है गल्फ ऑफ बिस्के या बे ऑफ बिस्के की खाड़ी, और यहाँ पर लायन की खाड़ी। फ्रांस अकेला देश है यूरोप का जो मेडिटेरेनियन और इधर अटलांटिक दोनों को कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन और अटलांटिक को कनेक्ट कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ। चलो ये जिब्राल्टर की बात हो गई, बिस्के और ये वाली हो गई। फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे छोटे छोटे कंट्री हैं, देखो ये नाम कभी कभार पूछ भी लिए जाते हैं,
देखो एंडोरा एक कंट्री है छोटा सा, यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर, यहाँ पर छोटा सा कंट्री है। अब हम लोग इधर से आ गए और यहाँ पर देखते हैं, इंग्लैंड के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये चीज देखो, या इसी में देख लो, इसमें ज्यादा सही देखा, ये है नीचे फ्रांस और ऊपर है ये इंग्लैंड, ब्रिटिश आइलैंड लिखा हुआ है, ब्रिटिश आइलैंड्स। ये बीच में जो वाटर है, ये है इंग्लिश चैनल। फिर से बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि इंग्लिश चैनल किन दो कंट्रीज को अलग करता है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। और यहीं पर बीच में ये वाली जगह पर यहां पर लिखा होगा डोवर की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर। या तो इंग्लिश चैनल पूछा जाता है या तो डोवर स्ट्रेट पूछा जाता है, कि डोवर की खाड़ी इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करती, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करता है। या फिर से देखो ट्विस्ट किया जाता है, स्ट्रेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी और अटलांटिक को कनेक्ट करता है। ठीक है, ओशन को भी पूछ सकते हैं इधर से उधर। इंग्लैंड में यहां पर एक, फिर से इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड में एक माउंटेन रेंज है, ये यहाँ पे एपेनाइन हो गई, ये पायरीन हो गई। इंग्लैंड में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है पेनाइन, पेनाइन, पेनाइन रेंज। तो देखो ये तीनों रेंज नाम इनके सिमिलर हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम है। इटली की रेंज है एपेनाइन, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर बॉर्डर पे पायरीन है, और इंग्लैंड की जो माउंटेन रेंज है इंग्लैंड में है वो है पेनाइन रेंज। ये हो गए। अब आते हैं हम लोग, अच्छा इंग्लैंड के बारे में कुछ चीजें और हैं जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक बार देख लो यहाँ कि ये वर्ड लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इंग्लैंड एक कंट्री है, यहाँ पर देखो ये इंग्लैंड है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूके की जब बात की जाती है ना यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें यहाँ पर इधर वाला ये कंट्री इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड आ जाता है। प्लस उसमें इधर इसका वेस्ट पोर्शन, इसको वेल्स बोलते हैं, वेल्स आ जाता है। प्लस ऊपर का पोर्शन ये वाला स्कॉटलैंड आ जाता है, स्कॉटलैंड। प्लस ये वाला हिस्सा जो ये ब्राउन वो वाला सैफ्रॉन वाला कलर है, पिंक वाला, ये वाला इसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड। ये चारों जब मिल जाते हैं तब उसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट कौन सा है या कौन सा नहीं। जबकि ये वाला आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये एक अलग कंट्री है जिसकी डब्लिन कैपिटल है ये वाला। इसका जो ऊपरी हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है सबको के बारे में। अब आते हैं हम लोग कुछ माउंटेन और रेंजेस जो हैं और हमारे पास बची हैं उनके बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग। माउंटेन रेंजेस, देखते हैं यहाँ पर, ये देखो हम लोगों ने एपेनाइन मार्क कर लिया, इटली का पायरीन मार्क कर लिया, पेनाइन यहाँ पर मार्क कर लिया। अब आते हैं फ्रांस के बीच में जो है, यहाँ पर माउंटेन रेंज है, फ्रांस से स्टार्ट होती है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, जर्मनी तक जाती है, ये है आल्प्स। बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है आल्प्स, जो फ्रांस स्विट्जरलैंड से जर्मनी तक जाती है। और इसी की एक हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक सबके में बना होगा, माउंट ब्लैंक क्या है, आल्प्स की हाईएस्ट पीक जो फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में है, इंपॉर्टेंट है आल्प माउंटेन्स। ठीक है, कारपेंथियंस हमने मार्क ही कर लिया था, रोमानिया बुल्गारिया की तरफ, वहां पर माउंटेन्स। बस, तो माउंटेन रेंज कोई तो और यूरोप में है नहीं जो काम की हो, जो ज्यादा पूछी जाती। हाँ एक चीज एक रह गई अभी, देखो ये कॉकासस जो रूस में था, ये माउंटेन रेंज है, ये बॉर्डर बनाता था। यहाँ पे एक माउंटेन पीक बनी होगी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस। ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो कॉकासस रेंज में है, रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर पे, कॉकासस रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक यूरोप की, माउंट एल्ब्रूस।
जैसे हमें पता है एशिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, पूरी दुनिया की भी वो वही है। तो ऐसे यूरोप की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस, जो कॉकासस रेंज में है, रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर। ठीक है, तो ये माउंटेन्स हो गए, हमने 4-5 बस माउंटेन्स हैं ही हैं यूरोप में। एक माउंटेन और यूरोप में है, वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए वो ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर कंट्री है फ्रांस के पास में जर्मनी, यहां पर है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ये माउंटेन है, नाम इसका फॉरेस्ट लिखते हैं, ये अलग से नोट डाल के देखो, बना भी होगा सबके में जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट एक यूनिक तरीके, अलग तरीके के माउंटेन्स हैं, इस वजह से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं, पता है माउंटेन दो तरीके से बनते हैं, जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं तो पता होता है कि एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मोमेंट से, जो प्लेट मोमेंट से जब टकराती हैं, कन्वर्जन जोन होता है वहां पर, उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। जैसे इंडिया की प्लेट आई, ये एशिया की प्लेट से एशिया से टकराया, तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंस जोन बना वहां पर हिमालय बने, ऐसे। ठीक है, तो उसको उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स हिंदी में वलित पर्वत, जैसे हिमालय है, दुनिया की ज्यादातर माउंटेन्स वैसे ही बने। जबकि कुछ माउंटेन्स होते हैं वो फॉल्टिंग से बनते हैं, फॉल्टिंग बोलते हैं हिंदी में भ्रंशन। भ्रंशन बोलते हैं जब कोई ब्लॉक नीचे की एक्टिविटी से अपने आप उठ जाए, वो प्लेट टेक्टोनिक्स से उनका लेना देना कुछ भी नहीं होता, या आसपास का हिस्सा धस जाए, टेंशन और कंप्रेशन दो फोर्स लगते हैं, वैसे बनते हैं, उनको बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन्स, भ्रंशन से जो बने होते हैं। ठीक है, उनमें से एक अरावली भी है इंडिया में, और ऐसे ही दूसरे बहुत फेमस हैं ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी के बहुत पूछे जाते हैं। फ्रांस में भी एक माउंटेन और है वोस्गास, उसका भी लिख लेते हैं, वो बड़ी रेंजेस नहीं है लेकिन फिर भी इनके नाम लिख लेते हैं हम लोग। वोस्गास फ्रांस का, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, ये दोनों फॉल्टिंग से बने हुए हैं, मतलब भ्रंशन से बने हुए हैं, यूनिक हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के इनको लिखना है, वोस्गास फ्रांस के और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के। तो ये माउंटेन रेंजेस हो गई हमारी इसकी, यूरोप की। इसके बाद देखो एक छोटा सा ये बस स्लाइड्स हैं, आपको देखनी, वहां पे मार्क करनी, लिख लेना है कि जैसे ब्लैक सी है, ये अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से यूक्रेन और रूस के वॉर को लेकर। और ऐसा आप 100% मान के चलो, जब भी कभी टफ क्वेश्चन बनाना होता है मैप से, तो या तो इस रीजन से पूछा जाता है, या तो एशिया का जो वेस्टर्न रीजन है, अरेबिया वाला रीजन है, वहां से पूछते हैं, सेंट्रल एशिया वाला रीजन। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। अब देखो ब्लैक सी से कौन कौन से कंट्री किसकी बाउंड्री टच होती है, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पे आ गए टर्की, आ गए जॉर्जिया, आ गया रशिया, आ गया। ये कंट्रीज को सबको मार्क कर लेना जो ब्लैक सी के चारों तरफ है। ऐसे ही ये देखो मेडिटेरेनियन सी का है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर जो बताया था यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, इसके चारों तरफ कौन कौन से कंट्री हैं। ठीक है, वो भी हमें अपने मैप में जो भी देख रहा है उसको मार्क कर देने हैं कि मेडिटेरेनियन सी को के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज हैं यहाँ पर। ये सब का आइलैंड में बता ही चुका हूँ सबको। एक बार देख लेते हैं कोई चीज इसमें बची हो, उसको कर लेते हैं। इंग्लिश चैनल भी हो गया, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ लाइन्स, पायरीन, माउंट ब्लैंक भी हो गया, फ्रांस की सबसे ऊंची। अभी रिवर्स मैंने नहीं बताई हैं बस, और तो लगभग हमारी जो काम काम की चीजें यूरोप में है वो हो गई। इबेरियन प्लेट्यू भी हो गया, कोर्सिका सर्डिना आइलैंड भी हो गया। ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं, कुछ रिवर्स के बारे में बस लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। यूरोप की कुछ फेमस रिवर्स हैं, उनके बारे में या उनके नाम लास्ट में। कुछ रिवर्स है जो हमें याद रखनी है। मैंने बताया था कि यूरोप की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी, एक तो बता दिया था जो रूस के पोर्शन में, वो वोल्गा है। सेकेंड लार्जेस्ट जो रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेन्यूब। डेन्यूब यूरोप की बहुत फेमस रिवर है, ये यहाँ से निकलती है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से, अभी मैंने बताया था जो ब्लैक फॉरेस्ट, वहां से निकलती है माउंटेन से, और बहुत बड़ा हिस्सा कवर करके हुए जाती है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, इन सभी की कैपिटल्स डेन्यूब के किनारे हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी रिवर है यूरोप की, बहुत पूछी जाती है डेन्यूब। 5 देशों की कैपिटल्स डेन्यूब के किनारे हैं। ठीक है, और ये फिर जाके ब्लैक सी में गिरती जाके। तो डेन्यूब बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इस वजह से, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, और ऑस्ट्रिया, हंगरी,
रोमानिया, इन कंट्रीज से होते हुए ब्लैक सी में गिरती जाके डेन्यूब। डिनाइपर भी मैंने बता दी थी, क्योंकि यूक्रेन की कैपिटल जो है, यूक्रेन अभी इंपॉर्टेंट है वॉर के चक्कर में, वो यूक्रेन डिनाइपर, कीव डिनाइपर के किनारे, वोल्गा होएगी। इसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर आल्प्स माउंटेन रेंज है, मैंने अभी बनाया था, आल्प्स माउंटेन पर्वत श्रृंखला है। एक रिवर यहाँ पे छोटी सी बहती है, सीन। सीन रिवर पूछी जाती है क्योंकि पेरिस इसके किनारे है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस सीन के किनारे, इसलिए इसका भी नाम मार्क कर लेना है, लिख देना है अलग से। यहाँ पे आल्प से साउथ की तरफ रोन रिवर बहती है, जो जेनेवा है स्विट्जरलैंड का, वो रोन के किनारे है जेनेवा, इसलिए ये पूछी जाती है। और ये जाके भूमध्य सागर में गिरती है रोन रिवर, इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर से एक ये जा रही है राइन रिवर, राइन, देखो आल्प्स के ऊपर राइन जा रही है, आल्प्स के इस साइड में साउथ की तरफ रोन आ रही है। राइन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी से होते हुए ये नीदरलैंड में आ जाती है, फिर जाती है नीदरलैंड में। ये बहुत फेमस, एक यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट बनाती है, बंदरगाह बना है रॉटरडम। बहुत पूछा जाता है रॉटरडम पोर्ट कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, और राइन रिवर पे बना हुआ है वो पोर्ट। सबसे फेमस और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है यूरोप का, बना होगा सबके सबके पास, यहाँ पर देखना नीदरलैंड में रॉटरडम नाम है उसका, लिख देता हूँ रॉटरडम। डेन्यूब हो गई। पो रिवर इटली की रिवर है, इटली की गंगा इसको बोलते हैं, समझ लो। बहुत, जैसे गंगा का कल्चरली इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, सांस्कृतिक रूप से इंपॉर्टेंस है, वैसे ही पो है इटली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर पो। जैसे ही यहाँ पे लंदन कहाँ गया, ये थेम्स बनी है, लंदन जो है थेम्स के किनारे है, लंदन की गंगा थेम्स हो गई, इटली की गंगा पो हो गई, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल, यहां पर एक रिवर है टागस, ये भी पूछ ली जाती है, TAGUS, टागस, ये स्पेन और फ्रांस में बहती है, दोनों कंट्रीज में जाके बहती। तो ये तो कुछ रिवर्स। पोलैंड में जाती है रिवर विस्तुला, पोलैंड में, पोलैंड की इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है ये रिवर। तो कुछ रिवर्स हो गई, 4-5 रिवर्स ही हैं। देखो ये वाली सीन बहुत पूछी जाती है पेरिस की वजह से, रोन जेनेवा, राइन ऊपर जा रही है रॉटरडैम की वजह से, पो इटली की गंगा है, थेम्स लंदन की गंगा बोलते हैं, लंदन के किनारे है, टागुस स्पेन पुर्तगाल में आती है, डेन्यूब दूसरी बड़ी रिवर है, 5 देशों के कैपिटल इसके किनारे है, ब्लैक सी में गिरती है, और वोल्गा लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। तो ये सब चीजें तो हैं, इतनी बेसिक चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट यूरोप के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या क्या। और वैसे तो यूरोप बहुत काम का है, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, जोन बने हुए हैं यूरोप में। रोर वैली है, कोयले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में है। अल्सेक, जिसके चक्कर में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी और फ्रांस के चक्कर में, वो सब जर्मनी फ्रांस में है। तो कुछ चीजें आपको, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए एटलीस्ट, बड़े बड़े ओशंस कौन कौन से हैं, इन सब चीजों का, ठीक है। तो ये हमारा यूरोप के बारे में हुआ। और इसके बाद हम लोग 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है, 5वें नंबर पर है, वो अंटार्कटिका, वो पढ़े।